ओके, सो कहाँ पर थे हम लोग? कहने का मतलब हुआ कि ये केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसका एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन बायोमोलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एंड इन सीक्वेंस, इन ए कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस इन द सब यूनिट्स। पॉलीमर्स भी है, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि they are highly specific, they are made for this function, to perform this action, to perform this function. And many times the chemical complexity is at such a level that there are specificity, means you will find that biomolecules interact in a specific manner. For example, enzyme interacts with a specific substrate, antibody interacts with a specific antigen, ligand binds with a specific receptor. So you are aware of these things. The second property that is making the living organisms living, that is system for extracting, transforming and using energy from the micro environment. ये लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनके पास चाहे बैक्टीरिया हो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, चाहे वर्टिब्रेट हो चाहे इनवर्टिब्रेट हो, सबके पास अपना स्पेशल मैकेनिज्म है। सस्पेंशन फीडर हो, चाहे वो एक्वेटिक मीडियम में सस्पेंशन फीडर हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस है उसमें, चाहे बीक हो, सबके पास अपना अपना मॉडिफिकेशंस है इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, and they are capable of extracting, transforming by utilizing the food substance and harvesting the energy from it. So these organisms जो हैं, they maintain their intricate structure and they perform mechanical, chemical, osmotic and electrical work. This counteracts the tendency of all matter to decay towards a more disordered state to come to equilibrium with its surroundings. अगर नॉन लिविंग होता ऑब्जेक्ट तो क्या है? इनवर्स का बेसिक लॉ है एंट्रोपी। सेमेस्टर 2 में पढ़ा रहे हैं अभी हम एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। यूनिवर्स का बेसिक लॉ है, इसी एंट्रोपी की वजह से बिग बैंग हुआ। ओके, तो जब से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है तब से डिसऑर्डरनेस बढ़ता ही जा रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। अगर ये नॉन लिविंग होता तो धीरे धीरे डिके हो जाता अपने आप, क्योंकि उसके ऊपर वो उसके अंदर से कोई इंट्रिंसिक फोर्स नहीं है जो उसको मेंटेन करे अपने फॉर्म और फीचर को। तो इंट्रिंसिक फोर्स यानी अंदर से वर्क करना पड़ेगा, दैट ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू। इसके अंदर अपने से ये अपना खाना खा रहा है, ये वर्क कर रहा है, अंदर से वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से ये लिविंग है और इसका डीके नहीं हो रहा है। ओके, सो ये इनवर्स के जो रैंडमनेस एंट्रोपी विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर द टाइम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क वर्किंग अपॉन दैट, इसको ओबे कर रहा है। जैसे ही इसके अंदर लाइफ खत्म हो जाएगा ये डीके करना स्टार्ट कर जाएगा। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज define functions for each of an organism's component and regulated interactions among them. इस ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ओके, अलग अलग फंक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जैसे यूनिसेलुलर लेवल पर अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं सेल्स में, लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, दे परफॉर्म different functions. And a multicellular level, we have different organs and organ systems like eye, hand, legs, they perform different functions.
So different components of this living organism, they perform different function, and they help to perpetuate and maintain the living organism's life. और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सर यूनिसेलुलर का तो कोई फिर फंक्शन क्या होगा था फिर? क्या पूछ रहे थे आप? यूनिसेलुलर नहीं समझा आपका सवाल में। मल्टी सेलुलर का ये जो फिर है जो वर्क है, तो यूनिसेलुलर की सेल जो है उसका क्या वर्क हो जाएगा सर? यूनिसेलुलर लेवल पर भी there are different components to perform different functions. Like if the unicellular cell is eukaryote, तो उसमें organelles हैं सेल में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है जहां पर सिक्रीटरी वेसिकल्स फ्यूज हो रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। साइटोसोल में जो फ्री राइबोसोम्स है वहां पर साइटोसोलिक प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। सो डिफरेंट इवेंट्स जो है, और ये सारे इवेंट्स की वजह से लाइफ है, कोई एक इकलौता इवेंट की वजह से लाइफ नहीं है। अभी भी हम बहुत कम इवेंट्स को जानते हैं, और भी कई सारे इवेंट चल रहे हैं सेल्स में। तो इन सब इवेंट्स का टोटल इफेक्ट जो है वो लाइफ है। और ये सेल्स के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उसके बॉडी में डिफरेंट कंपोनेंट्स दे परफॉर्म दीज डिफरेंट फंक्शंस। ओके, अगर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट भी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वहां अलग अलग ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, but in the cytoplasm, because prokaryote is simpler form of life, in cytoplasm राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। okay, so at different site protein synthesis is happening. okay, the origin of replication in the circular DNA, क्योंकि प्रोकैरियोट का सर्कुलर डीएनए होता है तो उसमें origin of replication है ओरी। so that is at fixed point, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो कंपोनेंट्स जो है दे आर एट डिफरेंट, दे आर डिफाइंड बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड, इसीलिए क्योंकि कोई रैंडमली है। आप खाना पैर से नहीं खाओगे, नाक से तो नहीं खाओगे, मुंह से ही खाओगे, ठीक है। सो एक डिफरेंट कंपोनेंट है। जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुआ, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गई। एम आई क्लियर? यस सर। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है आपका कि not only the macroscopic structures such as leaves and stems or hearts and lungs, but also the microscopic intracellular structures and individual chemical compounds. All these are performing different functions. Okay. The interplay among the chemical compounds of a living organism is dynamic, and if the change in one component is occurring, it will cause the coordinating and compensating change in another. और इससे क्या होता है? With the result of whole ensemble they display a character. okay, जैसे निगेटिव फीडबैक हो गया, अगर मान लिया किसी का सबस्ट्रेट हम कम दिए, या कि कोई एंजाइम या कोई पर्टिकुलर हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, तो दे विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, एंड इफ इट इज secreting in higher amount, they will it will perform a different function. So even a protein is folded in a different way, it will perform differently, it will perform differently. So उसमें भी बहुत सारा variations है, there is a dynamicity. In short कहिए कि life जो है it is the collection of molecules that is carrying out a program. जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम है, डेफिनिट प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसी तरह लाइफ भी जो है इट्स लाइक ए प्रोग्राम एंड इट इज प्रोग्राम्ड। प्रोग्रामिंग कहाँ है किया हुआ? आपके जीनोम में प्रोग्रामिंग है किया हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में प्रोग्रामिंग किया हुआ है, एंड द एंड रिजल्ट ऑफ विच इज द क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट
एंड रिजल्ट क्या है उस प्रोग्रामिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से इतना सारा डाइवर्सिटी उत्पन्न हुआ, सबसे एंड जो रिजल्ट है उसका इंपॉर्टेंट वो है रिप्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का ऐसा नहीं कि प्रोग्राम एक बार बन गया तो वो फिर जब डेथ हो गया उसका धीरे धीरे मतलब तो वो प्रोग्राम भी मिट जाए, क्योंकि वो इवोल्यूशन से आया प्रोग्राम। तो इसको जो है उस प्रोग्राम को रखने के लिए जो क्या है जरूरी, उसका सेल्फ परपिचुएशन, कोई दूसरा तो करेगा नहीं, तो रिप्रोडक्शन इज द मेन एंड रिजल्ट। एंड सेल्फ परपिचुएशन जो है, पहले सेल्फ परपिचुएशन होता था, बाद में इट वाज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इसी वजह से मतलब डीएनए इज सेमी परमिएबल, सॉरी सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व हुआ जिसकी वजह से डीएनए सेमी कंजर्वेटिव हो गया। मतलब एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड भी बन सकता है, टेम्पलेट सर्व करता है। इसी वजह से एक टेम्पलेट से ट्रांसक्रिप्शन हो गया आरएनए का। एंड लेटर ऑन जब लाइफ, पहले तो डीएनए आया उसके बाद लाइफ आया, तो फिर जब लाइफ आया तो डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा है तो लाइफ भी रेप्लिकेट हो रहा है। उसके बाद सेल्फ परपिचुएशन स्टार्ट हुआ, किसका, दैट कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, this is the third important characteristic. Fourth one is mechanism for sensing and responding to alterations in the surrounding. तो ये भी देखिए एग्जैक्ट कॉपी है जो थर्ड वाला हम बता रहे थे। इस जेब्रा का बच्चा भी इसी के जैसा है लगभग, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरे टाइप का हो गया। थर्ड वन जो है आपका, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है, दे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रेस्पॉन्ड टू सराउंडिंग्स। अगर बाहर से स्टिमुलस होगा तो दे विल रेस्पॉन्ड। क्यों जरूरी है, उसके लिविंग रहने क्यों, नहीं तो वो एडवर्स कंडीशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा, हर समय कंडीशन फेवरेबल रहेगा नहीं उसके लिए। तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ये अनफेवरेबल कंडीशन में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और अपने आप को बचा रहा है। ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि they can sense and they can respond to the stimulus। तो इसी तरह सेंस करते गया, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते गया। इस वजह से क्या हुआ, फोर्सेज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज एक्टिंग ऑन दैट ग्रुप। अगर सिचुएशन अनफेवरेबल है एंड द चेंजेस occurred in that group of organisms, if the changes are making them suitable for sustaining in that environment, then because of the forces of the natural selection, that group of organisms become more successful in their perpetuation। तो ये कहां से आया, क्योंकि ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करते हैं। कोई गर्म चीज आप छुओगे उंगली से तो इमीडिएटली आप हाथ हटा लोगे। ये इवोल्यूशन में हमको प्राप्त हुआ, इमीडिएटली आप बिना उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दिमाग लगाने की जरूरत वहां पड़ेगी, आप उसको जबरदस्ती टच किए रहो, बर्दाश्त किए रहो, वहां पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। हटाने के लिए फोर्स ऑटोमेटिकली है, वो आप हटाओगे। इसी तरह हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनहेरेंट टेंडेंसी है कि एडवर्स कंडीशंस से वो दूर भागे। तो एडवर्स कंडीशन से जब दूर भागता है, और कभी कभी एडवर्स कंडीशन उसको घेर लेता है, भाग नहीं पाता है। जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग, कोई फेनोमेनन ग्लोबल हो तो दुनिया अर्थ पर ही रहेगा ना, अर्थ से बाहर कहाँ जा सकता है इंडिविजुअल। जैसे ग्लोबल वार्मिंग फेनोमेनन है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, तो इसमें क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन उत्पन्न हो गया कुछ स्पीसीज के लिए। तो अगर उसके अंदर चेंजेज होंगे टू कॉम्बैट विद दैट अनफेवरेबल कंडीशन, तब वो सरवाइव करेंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि स्टिमुलस के प्रति आप रेस्पॉन्ड करें। अगर वो रेस्पॉन्स जो है उनका फायदेमंद हो गया तो दैट विल बी सेलेक्टेड, और इसी तरह सेलेक्टेड होते होते इवोल्यूशन आगे बढ़ा, चेंजेस होते होते।
Okay. Fifth one is a capacity for precise replication and self-assembly. Okay. A single bacterial cell placed in a sterile nutrient medium can give rise to a billion identical daughter cells in 24 hours. एक सिंगल बैक्टीरिया जो है अगर स्टेराइल मीडियम दिए, यानी ऐसा मीडियम जिसमें कोई बैक्टीरियोफाज वगैरह ना हो, बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरियोफाज इज ए टाइप ऑफ वायरस दैट ईट्स द बैक्टीरिया। तो स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर हम प्लेस कर दें तो विद इन 24 आवर बिलियन टाइप्स ऑफ कॉपीज बन जाएंगे बैक्टीरिया के। एंड ईच सेल कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। इतना होने के बाद भी, 1 से 1 बिलियन बिलियन बनने के बाद भी सब कॉपी जो है, these all copies are faithful copies, although not exactly identical, but somehow more or less they are identical. Exactly identical क्यों नहीं है? इस वजह से क्योंकि रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज कुछ ना कुछ गलती करेगा ही, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज इज एरर प्रोन। ओके, इसीलिए उसमें इवोल्यूशन ज्यादा होता है। जैसे अभी आरएनए वायरस, ओके, दे आर एरर प्रोन, देयर रेप्लिकेशन मशीनरी। और हम लोग का रेप्लिकेशन मशीनरी इज नॉट दैट मच एरर प्रोन, हम लोग का फुल प्रूफ है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म एक अलग है। तो बैक्टीरियल क्या बोल रहे थे, हाँ, तो दे आर फेथफुल कॉपीज। व्हाई? बिकॉज दे आर मोर और लेस आइडेंटिकल। सो आप ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्फ परपिचुएट कर सकते हैं, सेल्फ परपिचुएट कर सकते हैं। ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए सिक्स्थ है, लास्ट वन, ए कैपेसिटी टू चेंज ओवर टाइम बाय ग्रेजुअल इवोल्यूशन। ऑर्गेनिजम्स जो है क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट करेगा इस पूरे इवोल्यूशन के दौरान, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन छोटा है। ऐसा नहीं कि वो सारा कैरेक्टरिस्टिक फिर से उसी अपने छोटे लाइफ स्पैन में ही इवॉल्व हो, सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो जो अभी तक इवोल्यूशन हो गया है उसके पहले वाले जनरेशन तक, तो इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डीएनए दैट पासेस टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो भी इवोल्यूशनरी बेनिफिट एक्युमुलेट हो गया अभी तक उसके पास, ओके, दैट आर, वो पूरा प्रोग्राम जो है इन डीएनए दैट इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन नाउ। अब नेक्स्ट जनरेशन अपने लाइफ टाइम में जो वो एडवर्स कंडीशन के साथ उसका मुकाबला होगा, उसके साथ उस एडेप्ट होगा, और उसमें अगर जर्म लाइन चेंजेस आ गए एडेप्टेशन के थ्रू, जैसे सम ऑफ द बिहेवियरल चेंजेस जो है उसका जर्म लाइन में नहीं होता है, बट कुछ बिहेवियरल चेंजेस का जर्म लाइन में इम्प्रिंटिंग है। अगर कभी इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर पढ़ाएंगे, अगर आपका इसमें शायद है आप लोग का सिलेबस में, तब तो हम उसको चर्चा करेंगे। लेकिन आपके मतलब जर्म लाइन में वो कैरी आउट हो गया जो अभी तक इवोल्यूशनरी बेनिफिट उसने ऑब्टेंड किया ऑर्गेनिज्म ने अपने पहले वाले जनरेशन, बाप दादा परदादा लकड़दादा, उसके ऊपर जो इतना पूर्वज उसका चल रहा है, इवोल्यूशन हुआ है, सब एक्युमुलेट हो जा रहा है एंड इनहेरिट हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, और सारे लाइफ स्ट्रेटेजीज उसको जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्राप्त हो रहा है। ओके, और इसकी वजह से the result of eons of evolution is an enormous diversity of life forms, superficially very different। और चूंकि सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ से जर्नी स्टार्ट हुआ, हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, और उसके बाद नीचे तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक गया, और इस चक्कर में हर बार वो डिफरेंट लिनिएजेस जो डाइवर्ज हुए,
तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है उस समय से, इवन आज मॉडर्न टाइम में भी plants are also complex life forms. Animals, mammals are also a complex form of life. So in different lineages also complex forms of life have evolved. But superficially they show enormous diversity and the life forms. Okay. But fundamentally they are related through their shared ancestry. The fundamental unit of living organism is reflected at the molecular level in the similarity of gene sequences and protein structures. Diverse living organisms share common chemical features. इन सब के अंदर डीएनए में वही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है जो प्लांट में है, चाहे हॉर्स में है, बर्ड्स में, बीस्ट में. ओके, सेम अमाइनो एसिड्स है. ग्लूकोज इसमें भी मेटाबोलाइज हो रहा है, इसमें भी हो रहा है. तो बेसिक जो है वो सेम है. Birds, bees, plants, and soil microorganisms share with humans the same basic structural units. Okay, the cell. And the same kinds of macromolecules, DNA, RNA, proteins, made up of same kinds of monomeric subunits. सब में same kind of macromolecule है और micromolecule है. Macromolecules कौन से हो गए? Nucleotides, amino acids, sugars, and macromolecules are DNA, RNA, proteins, lipids, enzymes. They utilize the same pathway for the synthesis of synthesis of cellular components. ये सब जो है सेम, लगभग सेम पाथवे है. हाँ, एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ कुछ अलग अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल LDH, dehydrogenase, that you found in Drosophila is different in structure than LDH found in humans. But the function same है. वहां पर जो फंक्शन कर रहा है यहाँ पर भी वही फंक्शन हो रहा है. They utilize the same pathway for the synthesis of cellular components, share the same genetic code. सेम जेनेटिक कोड है. AUG कोडोन इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर रहा है. ओके, प्लांट में भी स्टार्ट कर रहा है. They utilize and derive from same evolutionary. इससे क्या हमको समझ में आता है? AUG स्टार्ट कोडोन हिरन में भी है, घोड़ा में भी है, फूल वाले पौधे में भी है, बैक्टीरिया में भी है. तो हमको यही समझ में आता है कि इवोल्यूशनरी एंसेस्टर इसका सेम है, दे शेयर. ओके, और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन होते गया एंड दे एक्वायर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ. अब हम देखते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर. यस सर. यस सर. ओके, अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि हुआ क्या, कब कब कैसा कैसा फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पर अपीयर हुआ. ये दिख रहा है आपको टेबल? एक स्टूडेंट बीएससी का मैंने उसी क्लास में पढ़ाया था और उसने मेरे पॉइंट्स को नोट करके बोर्ड पर जो जो लिखा था मैंने, उस मैं काफी प्रभावित हुआ उस स्टूडेंट से. हर नेम इज रिचा. और उसने ये बना लिया एक टेबल और बाद में मुझे व्हाट्सएप पर भेजा, तो इसको मैंने सेव कर लिया. ये मैंने क्लास में पढ़ाया था. एनीवे, तो देखिए क्या है जियोलॉजिकल टाइम स्केल. क्या इवेंट हुआ? अर्थ आया, यहाँ पर अर्थ आया टुडे, मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ आया. और 4 बिलियन साल पहले फर्स्ट लाइफ, जो सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ, वो अराइव हुआ. तो उस समय से लेके 4.6 बिलियन ईयर्स से लेकर के अभी तक का रिसेंट टाइम को हम लोग पढ़ते हैं और इसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड टू मेक इट सिंपलर,
it is divided into 4 eras, 2 3 4, sometimes 5 eras also it is called, क्योंकि आर्कियोजोइक जो है इसने कुछ गलती भी किया है, मैं बताऊंगा कहाँ इसने नोट बनाने में गलती। जैसे इसने एरा को इसने एरा में प्री कैम्ब्रियन लिख दिया है, ये नहीं होना चाहिए था। एरा प्री कैम्ब्रियन नहीं है, प्री कैम्ब्रियन टाइम है, एरा के अंदर दिखा दिया, इसको अलग से लिखना चाहिए था। तो टाइम जो है ये प्री कैम्ब्रियन टाइम है। ओके, एंड ये पीरियड नहीं है, आर्कोजोइक प्रोटेरोजोइक ये पीरियड नहीं है, ये एरा था, एरा है। इसको इधर कर लेगा, इसको इधर कर लोगे तो ठीक हो जाएगा यहाँ पर। और प्री कैम्ब्रियन टाइम को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, ये प्री कैम्ब्रियन टाइम है। एरा को 2 भाग में बांट रखते हैं, प्री कैम्ब्रियन टाइम एंड पोस्ट कैम्ब्रियन टाइम। ओके, तो प्री कैम्ब्रियन टाइम है क्योंकि बहुत लंबा टाइम है ये। आप देखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन टाइम ही जो है अर्थ जब से उत्पन्न हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से लेके 570 मिलियन ईयर्स, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं, 10 लाख होता है। 1 बिलियन में 10 लाख को 1000 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 100 करोड़। 1 बिलियन में 100 करोड़, तो 4.6 बिलियन बोल रहे हैं, तो मतलब कितना हो गया, 4600 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। और उससे लेकर के आधा समय तक अभी 2500, लगभग ये क्या है, 2000 मिलियन ईयर्स है, 2 बिलियन ईयर्स तक आर्कियोजोइक एरा रहा। आर्कियोजोइक मतलब ये टाइम इतना बड़ा है कि जब से धरती बनी और अभी तक का आधा समय यही है, इतना ही है आर्कियोजोइक। तो प्री कैम्ब्रियन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको अलग से रखे हैं और उसके बाद एरा में डिवाइड किए हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेना। तो इस समय का कोई फॉसिल भी नहीं मिलता है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो का, नो फॉसिल। ओके, बट फर्स्ट लाइफ डेवलप, यहां भी गलती किया है इसने थोड़ा सा। ओके, फर्स्ट लाइफ डेवलप्ड इसके नीचे लिखना चाहिए था, और यहां पर 4 बिलियन ईयर्स, 4 बिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट लाइफ। एंड और फर्स्ट फॉसिल जो है हमको आर्कियोजोइक टाइम पीरियड का मिलता है। आर्कियोजोइक पीरियड में ये था आपका कब से कब तक, 4600 से 2500 मिलियन ईयर्स तक के बीच में आर्कियोजोइक। फर्स्ट फॉसिल तो ये फिर थोड़ा वेग है, फर्स्ट फॉसिल अपीयर होगा इसके बाद ही ना, आपका 4 बिलियन ईयर्स के बाद फर्स्ट फॉसिल जो है हमारा इट इज ऑफ रफली अराउंड 2 बिलियन ईयर्स का है फर्स्ट फॉसिल, 2.5 बिलियन ईयर्स एगो का। एनीवे ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना कब आया था फर्स्ट फॉसिल। ओके, और इसके बीच में 4600 से 2500 के बीच में पूरा लाइफ जो था मरीन में था, और इन्वर्टिब्रेट फॉर्म ऑफ लाइफ डेवलप हो गया था, एल्गी आ गया, फंजाई आ गया। ये टेबल दिख रहा है आपको क्लियरली, कैन यू रीड इट? यस सर, दिख रहा है। फिर प्री कैम्ब्रियन टाइम में जो सेकेंड एरा था प्रोटेरोजोइक, वो था 2500 से लेके 570 तक मिलियन ईयर। तो ये भी आप देख लो 2 बिलियन साल है, 2 बिलियन ईयर्स पहले और 2 बिलियन ईयर्स बाद, ये पूरा टाइम। और बाद का 600 मिलियन साल है ये। ओके, यानी 0.6 बिलियन, 0.6 बिलियन में फिर इतना नीचे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। 4 बिलियंस जो है यहां से यहां तक खर्च हो गया प्री कैम्ब्रियन टाइम में। एंड जो सेकेंड था आपका प्रोटेरोजोइक में कौन कौन अपीयर हुए, ट्राइलोबाइट्स, ब्रैंकियोपोड्स, क्रेनिएट्स। ओके, ट्राइलोबाइट ये सब क्या है, क्रेनिएट्स। क्रेनिएट्स आ गया मतलब समझो कि प्रोटेरोजोइक में आपका वर्टिब्रेट्स आ गया। क्रेनिएट्स आर द वर्टिब्रेट्स विथ क्रेनियम, नहीं सॉरी क्रेनिएट्स आ गया मतलब आपका कोर्डेटा का
कोर्डेटा आ गया एंड वर्टिब्रेट अभी नहीं आया है। ओके, तो पहले क्या थे? प्रोटोकोर्डेट्स थे, यानी क्रेनेटा के पहले क्या था आपका? सिफेलोकोर्डेट्स थे, यूरोकोर्डेट्स थे। ओके, तो ये सब था और फिर क्रेनिएट्स आ गए। तो क्रेनिएट्स के पास स्कल था लेकिन वर्टिब्री नहीं था। ओके, और स्कल वर्टिब्री नहीं था तो जॉ भी नहीं था। फिर उसके बाद जो सेकेंड है आपका, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है प्रीकैम्बियन टाइम में। इंपॉर्टेंट जो है उसके बाद, यानी 570 मिलियन ईयर्स के बाद। तो दिस एरा, बहुत लोग वेटिंग है, टाइम पर क्यों नहीं आता है क्लास में? वेटिंग वेटिंग। एरा जो है अब इज नाउ डिवाइडेड इनटू कितना? पेलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा। ये 600 मिलियन 570 मिलियन साल पहले से लेकर के अभी तक का जो टाइम है उसको डिवाइड किया गया है पेलियोजोइक एरा में, मीसोजोइक एरा में, सीनोजोइक एरा में। यानी 3 हो गए आपके, 3 एरा में डिवाइडेड है। पेलियोजोइक एरा को बोलते हैं एज ऑफ एंशिएंट एनिमल्स, एंड पेलियोजोइक एरा इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 periods: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड देन पर्मियन। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वो भी हम उसी दिन क्लास में बताया, इसने वो फॉर्मूला भी नोट कर लिया है। देखो, एरा को याद रखने के लिए याद रखना एपीपीएमसी। एपीपीएमसी हो गया आपका ये आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक। ओके, फिर पीए हो गया पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, एपीपीएमसी। और पीरियड को याद रखने के लिए कॉस, डीसीपी, तेजस, टीक्यू, ये बताए थे। तो कॉस से क्या हो गया आपका? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक, कार्बोनिफेरस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। कॉस, डीसीपी, तेजस, टीक्यू। फिर इपॉक को याद रखने के लिए बताए थे हम पियोम, पीआर। तो इपॉक, क्योंकि बाद वाला जो एरा है रिसेंट टाइम से, उसको फर्दर डिवाइड किया गया था पीरियड को इपॉक्स में भी। तो जो आप यहां देख सकते हैं, किसको डिवाइड किया गया? एज ऑफ मैमल, सीनोजोइक एरा को के टर्शियरी, ठीक है ना, पीरियड, और इसने यहां कुछ नियोजिन लिखा है, टर्शियरी और क्वाटरनरी, यहां 2 ही था, इसने यहां पर भी मिस्टेक किया है। एनीवे, हम इसको करेक्ट कर देंगे अभी। टर्सरी और क्वाटरनरी में था, टी और क्यू ही थे सिर्फ पीरियड, इसने एक इंक्लूड कर दिया है यहाँ। तेजस, टीजीसी के बाद फिर था टी एंड क्यू। तो इसको जो है 2 भाग, इसने इसको डिवाइड कर दिया, टर्सरी को डिवाइड कर दिया, इसको मर्ज कर देना आप, टर्सरी एंड नियोजिन, इसको मर्ज कर देना। ओके, तो इसमें है आपका इपोक, पियोम पीआर, पिलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन, दैट इज द रिसेंट टाइम। तो ये किसका है डिवीजन? पियोम है टी का, यानी टर्शियरी का, और क्यू क्वाटरनरी का है पीआर, प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन। तो इस तरह से ये 3 लाइन अगर आप देख लोगे तो पूरा टेबल याद हो जाएगा आपको। ओके, और ये टाइम उतना आपको याद रखना जरूरी नहीं, रख लो तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे, ये आप समझ गए, आधा टाइम इधर ही निकल गया। 570 मिलियन ईयर्स के बाद ये स्टार्ट हुआ। ओके, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ घटनाक्रम। सिंपलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आ गया कब? आर्कियोजोइक टाइम में। ओके, प्रोटेरोजोइक टाइम में इनवर्टिब्रेट सब इवॉल्व हो गए, यानी प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब आ गया यहाँ पर। यूकैरियोट भी आ गए, यूकैरियोट से फिर मल्टी सेलुलर हो गए,
यूकैरियोट यहीं पर आ गया, आर्कियोजोइक में ही आ गया, क्योंकि एल्गिक है, फंजाई है और इन्वर्टिब्रेट्स भी है। ओके, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का विकास यहीं पर हो गया, क्योंकि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने में जितना टाइम लगा है फर्स्ट यूकैरियोट, और फर्स्ट यूकैरियोट से लेकर अभी तक जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ह्यूमन बीइंग है हम, तो उतना ही टाइम लगा। दोनों लगभग बराबर है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट और यूकैरियोट से मैमल। तो इसी समय आगे देखो, इसीलिए यहाँ पर लगभग 2 बिलियन ईयर्स साल लगा। अब जो है आपका हाँ, कौन कौन वेटिंग आ रहा है, बहुत सारा। सबको टाइम टेबल मैंने दे दिया कि अभी प्रिपरेशन क्लास, और ये भी मैंने बता दिया कि सेमेस्टर थर्ड का इम्यूनोलॉजी क्लास 8:30 बजे से 10 बजे तक होगा, ये भी दे दिया उनको। फिर भी सेमेस्टर थर्ड वाले वेटिंग में है। इसगिंधा आई है? नहीं आई, आज कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। सर ग्रुप में सर मैसेज की है, हाँ, सब ग्रुप में मैसेज की है। की है, सब ठीक ठाक है। मम्मी का तबीयत थोड़ा नहीं ठीक है इसलिए। ओके सर हाँ मेरे हो गए, कुछ लेट हो गया था सर। हाँ, तो लेट रहे तो सुधरोगे कैसे? ऐसे ना सुधरोगे। अब आए हो तो फिर ऐड कर देंगे। ओके, अभी वैसे भी ग्रुप में ओके खास सर। मैसेज हम डाल नहीं रहे हैं, कुछ मटेरियल शेयर करेंगे तब ना। ग्रुप में हम अभी इसलिए रख रहे हैं, सारा इंटरेक्शन हम क्लासरूम में आप लोगों के साथ करें, ग्रुप में इसलिए रख रहे हैं ताकि हमको एक आइडिया रहे इतने लोग हैं इंटरेस्टेड, बांध के रखे हुए हैं, जबरदस्ती नहीं। नो सर, आप लेट हो गया था। कोई बात नहीं, कर लेंगे, अब आगे से लेट नहीं होगे। सॉरी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम कोई कॉमर्शियल टीचर तो है नहीं, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट है तभी, और उससे हमको भी फायदा हो रहा है, हम अपना खुद भी पढ़ रहे हैं। ओके, हम कोई दुकान खोल के नहीं बैठे हैं। जो दुकान खोल के बैठेगा वो माइंड नहीं करेगा, तुम आओ ना क्लास में, मत आओ, पैसा ले लिया अपना, बैठे रहो आराम से, मत आओ। तो हम कोई कोचिंग थोड़े चला रहे हैं, हम अपने बच्चों को, सिर्फ डीजे कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अपने शौकिया तौर पर, ओके, बस मेरा कंडीशन ये है, मेरा क्या है कंडीशन, टाइम पर आना है, मेहनत करोगे टाइम, अगर नहीं मान लिया टाइम पर आया तो उसका भी कोई, हम हिटलर नहीं है, बोल के रखे हुए हैं, पहले से इन्फॉर्म कर दो भैया, क्या जाता है, एक लाइन लिख दो, सर ये हो गया, हम नहीं आ पाएंगे, हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, क्लास में जो अटेंड करेंगे, आएंगे, वो डेली आएंगे, और नहीं अगर आएंगे तो इन्फॉर्म करेंगे, और इन्फॉर्म नहीं करेंगे उसके बाद भी नहीं आएंगे तो इट बिकम्स रूड, नो। बिकॉज मेरे को कोई इसके लिए, तो हम नॉट, किसी ने मुझे कहा नहीं कि आप इसको कीजिए, इट इज नॉट पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। किसी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर ऐसे नहीं करता है, बट आई एम डूइंग इट, ओके, ऑन माई पर्सनल बेसिस। तो ठीक है, तो मेरा रूल चलेगा यहाँ, जो आओगे तो रहोगे, तो सब लोग समझ लीजिए एक बात अच्छे से। ओके, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो अब देखिए, पेलियोजोइक, ये डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा,